हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे साइंस क्वेश्चन के एनालिसिस की। जी हाँ दोस्तों, हम लोग साइंस क्वेश्चन की एनालिसिस का एक सीरीज़ देख रहे थे जिसमें हम लोगों ने 11 जनवरी तक जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन को देखा था। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग 12 जनवरी और 13 जनवरी को जो आपका एनटीपीसी का पेपर हुआ है उसके दोनों ही शिफ्ट में जो साइंस क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका डिस्कशन करेंगे। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपका जो एनटीपीसी का फेज़ 1 एग्ज़ाम था वो 28 दिसंबर से 13 जनवरी 2021 तक था। आपका जो अगला फेज़ है वो आज ही से यानी कि 16 जनवरी से स्टार्ट होगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की सेशन की और देखते हैं एग्ज़ाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। पहले हम लोग 12 जनवरी को हुए एग्ज़ाम के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फिर 13 जनवरी की बात कर लेंगे। आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया 12 जनवरी के एनटीपीसी एग्ज़ाम में क्या कि सर मरकरी थर्मामीटर के खोजकर्ता कौन है। जी हाँ, आप सभी इसको हिंदी में पारा थर्मामीटर भी कह सकते हैं या पारा तापमापी भी कह सकते हैं। आपसे क्या पूछा गया सर कि पारा तापमापी के मरकरी थर्मामीटर के खोजकर्ता कौन है, तो आप सभी किसका नाम लेंगे? तो सर फ़ारेनहाइट का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे सर? फ़ारेनहाइट का। फ़ारेनहाइट ने क्या करा था सर? तो मरकरी थर्मामीटर या थर्मामीटर का खोज करा था। ध्यान में रखेंगे कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, तापमान को मापने के लिए आपके पास टोटल कितने स्केल हैं? तो सर टोटल 5 स्केल हैं। कौन कौन सा? तो आप सभी कहेंगे डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन और फिर रूमर और फिर आपका रैंकिन। ये 5 स्केल हैं सर। किस लिए? तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यानी कि तापमान को मापने के लिए। ध्यान में रखेंगे अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि आपका जो वाटर है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू हो जाएगा, तो आप सभी कहेंगे कि सर वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना शुरू हो जाएगा। पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा सर? जमना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे कि डिग्री सेल्सियस में आपका उच्चतम बिंदु क्या होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस और निम्नतम बिंदु क्या होता है? तो सर 0 डिग्री सेल्सियस। मेरे मित्र, अगर आपसे ये पूछा जाए कि डिग्री फ़ारेनहाइट में उच्चतम बिंदु क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे सर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। और डिग्री फ़ारेनहाइट में निम्नतम बिंदु क्या होता है? तो आप सभी कहेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। बहरहाल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मरकरी थर्मामीटर के खोजकर्ता कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा फ़ारेनहाइट। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 क्या सर कि छोटी आंत के आंतरिक सतह पर उंगलीनुमा संरचना कहलाती है। जी हाँ, आपसे पूछा जा रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटरनल सरफेस पर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? आप सभी कहेंगे सर विलाई बोलते हैं। क्या कहते हैं सर? विलाई। और इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या लिखते हैं सर? VILLI। आप क्या कहेंगे कि छोटी आंत के आंतरिक सतह पर जो उंगलीनुमा संरचना पाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विल्ली कहते हैं या हिंदी में सर विलाई कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपके भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? तो सर छोटी आंत में होता है। आपके भोजन का संपूर्ण पाचन यानी कि आपका भोजन पूरी तरह से कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? तो आप कहेंगे सर छोटी आंत में डाइजेस्ट होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपके बॉडी में जो अनपचे हुए भोजन होते हैं, जो अनपच्य भोज्य पदार्थ होते हैं, वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाते हैं? तो आप सभी कहेंगे कि सर अनपच्य भोज्य पदार्थ जो होता है वो बड़ी आंत में जाकर के क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। और भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? तो सर छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि लैक्टिक अम्ल में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? जी हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो लैक्टिक अम्ल होता है उसमें कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। तो पहले चीज तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि सर लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो आप सभी कहेंगे सर लैक्टिक अम्ल का केमिकल फॉर्मूला होता है C3H6O3। लैक्टिक अम्ल का क्या होता है सर केमिकल फार्मूला? तो C3H6O3। ध्यान में रखेंगे कि आपसे पूछा जा रहा है लैक्टिक अम्ल में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। तो आप देखिए कि C3H6O3 में कार्बन के 3 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 6 परमाणु और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं सर? 3। आपसे पूछा जा रहा है कि लैक्टिक अम्ल में कार्बन के कितने परमाणु होंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मेरे मित्र, अगर आपसे ये पूछा जाता कि लैक्टिक अम्ल में कुल कितने परमाणु होते हैं, तो लैक्टिक अम्ल में जो भी
एलिमेंट हैं उन सब के परमाणु का योग हो जाता। यानी कि लैक्टिक अम्ल में कार्बन के 3 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 6 परमाणु हैं, तो टोटल 9 परमाणु हो गए। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि लैक्टिक अम्ल में टोटल कितने परमाणु हैं, तब आप कहते 12। लेकिन आपसे पूछा गया है कि लैक्टिक अम्ल में कार्बन के कितने परमाणु हैं, तो आप क्या कहेंगे? सर 3 परमाणु हैं। ध्यान रखिएगा कि लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सर लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन जंतु में अवायवीय श्वसन के दौरान होता है, अवायवीय श्वसन के दौरान होता है। यानी कि एनारोबिक रिस्पिरेशन के दौरान एनिमल में या एनिमल के मांसपेशी में कौन सा एसिड फॉर्म होता है? तो सर लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, जिसका फॉर्मूला C3H6O3 होता है। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, मानव के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। आप सभी कहेंगे सर मानव के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इथोलॉजी कहलाता है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5, WWWC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि WWWC का फुल फॉर्म क्या होगा? तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। WWWC का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, आपके पिछले किसी शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप सभी कहेंगे वर्ल्ड वाइड वेब। और हाँ, ध्यान में रखेंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब का खोज किसने करा था? तो टिम बर्नर्स-ली ने करा था। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो WWWC है, इसको आप W3C भी कह सकते हैं। और W3 का मतलब सीधे हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, और C का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सर C का मतलब हो जाएगा कंसोर्टियम। तो चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं, फिर आगे और भी क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, पूछा गया था कि ग्लूकोज का अल्कोहल में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आपका जो ग्लूकोज है वो अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अब्सेंस में किस में बदल जाना सर? अल्कोहल में बदल जाना किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान रखिएगा कि इसी किण्वन प्रक्रिया का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो सर वाइन बनाने में, यानी कि शराब को बनाने में किया जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि किण्वन प्रक्रिया फर्मेंटेशन को किसने खोजा था, तो आप सभी किस वैज्ञानिक का नाम लेते? तो आप सभी कहते सर लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने फर्मेंटेशन के प्रोसेस को खोजा था, किण्वन के प्रोसेस को खोजा था। और इन्होंने ही सबसे पहले ये बताया था कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में, यानी कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में किस में चेंज हो जाता है? तो सर अल्कोहल में चेंज हो जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पास्चुराइजेशन का खोज किसने करा, तो आप किस वैज्ञानिक का नाम लेंगे? तो सर लुईस पास्चर का नाम लेंगे। किण्वन का खोज किसने करा? लुईस पास्चर ने करा। पास्चुराइजेशन का खोज किसने करा? तो लुईस पास्चर ने करा। आप इस दोनों चीज को ध्यान में रखेंगे। आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7, कि पादपों के वृद्धि को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो मेरे मित्र आप सबों को पता है कि पादप के वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए? तो आप सभी कहते हैं सर पादप के वृद्धि के लिए ऑक्सिन नाम का हार्मोन चाहिए। और ध्यान में रखेंगे क्या कि पादपों के वृद्धि को मापने वाला जो यंत्र होता है वो क्या होता है सर? ऑक्सेनोमीटर होता है। पादपों के वृद्धि को मापने वाला जो यंत्र होता है, जो डिवाइस होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सेनोमीटर बोलते हैं। और पादप के वृद्धि के लिए किस हार्मोन की जरूरत होती है? तो सर ऑक्सिन हार्मोन की जरूरत होती है। और ध्यान में रखेंगे कि पादप का, यानी कि प्लांट का ही एक हार्मोन है ABA। आपके एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो आप क्या कहेंगे? एब्सिसिक एसिड। और ये क्या है सर? तो प्लांट का एक हार्मोन है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? मेरे मित्र ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, पीछे के शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, आप सभी कहेंगे सर अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9, कि ऑक्सीजन का मानव शरीर में किसके साथ उच्च बंधुता रहता है? क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन किसके साथ
बहुत मजबूती से बंधे हुए रहते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बहुत ही मजबूती से बंधे रहते हैं, और ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाना क्या कहलाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन का मानव शरीर में किसके साथ उच्च बंधुता रहता है? आपने क्या बोला सर कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बहुत मजबूती से बंधा हुआ रहता है, तो उच्च बंधुता किसके साथ रहेगा सर? हीमोग्लोबिन के साथ। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो सर आपके रक्त में पाया जाता है। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है तो क्या बना लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है तो क्या बना लेता है सर? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। आप इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा ही आसान सा सवाल कि ध्वनि की इकाई है। तो आप सभी कहेंगे सर ध्वनि की इकाई डेसिबल होती है, और इसको हम लोग डीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि आवृत्ति का इकाई क्या होता है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि आवृत्ति का इकाई क्या होता है, तो मेरे मित्र आप क्या कहते हैं? सर आवृत्ति का इकाई हर्ट्ज होता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जो क्वेश्चन थे आप उसको समझ पाए होंगे। अब आइए, अब हम लोग बात कर लेते हैं 13 जनवरी को जो आपका एनटीपीसी का पेपर हुआ उसमें कौन कौन से साइंस के क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन उससे पहले वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग 13 जनवरी को हुए एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए साइंस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में पूछा गया कि सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? जी हाँ, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। और आप सबों को मालूम है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टाइन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और इन्होंने एक इक्वेशन के सहारे इस चीज़ को प्रूव किया था। और वो इक्वेशन क्या था? तो आप सभी कहते हैं सर E = डेल mc²। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। सापेक्षता के लिए उन्होंने क्या इक्वेशन दिया था? तो सर E = डेल mc², जहाँ पे c क्या है सर? तो प्रकाश की चाल है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बायोगैस का मुख्य घटक है। जी हाँ मेरे मित्र, मैंने आपको इससे पीछे के जो एग्जाम हुए थे उसके डिस्कशन में ये बताया था कि मीथेन जो है वो आपके बायोगैस का क्या है सर? मुख्य घटक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि बायोगैस में मीथेन जो है वो 50 से 75% तक अवेलेबल होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो आप सभी कहेंगे मीथेन है। और मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सर CH4 होता है। ध्यान दीजिए कि मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये हुआ कि मीथेन जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक है। तो मीथेन को हम लोग क्या कहते हैं सर? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आप इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। और मीथेन आपका एज अ फ्यूल यानी कि ईंधन के रूप में भी क्या होता है? इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? बड़ा ही सरल सा सवाल, और आप सबों को मालूम है कि बायोलॉजी जो है ये कितने भाग में बटा हुआ है सर? 2 भाग में बटा हुआ है। पहला को हम लोग बोलते हैं जंतु विज्ञान, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। और जंतु विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं, और वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में हम लोग बॉटनी कहते हैं। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जंतु विज्ञान का जनक यानी कि पिता किसको बोला जाता है? सर अरस्तु को बोला जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसको बोला जाता है? तो सर थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि बायोलॉजी का जनक किसको बोला जाता है? तो आप सभी कहेंगे सर अरस्तु को बोला जाता है, यानी कि इंग्लिश में अरिस्टोटल को बोला जाता है। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि बायोलॉजी का जनक अरस्तु, जंतु विज्ञान का जनक यानी कि जूलॉजी का जनक अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान का जनक कौन होगा सर? थियोफ्रेस्टस होगा। हालांकि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? थियोफ्रेस्टस। ये आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि निम्नलिखित में थियोफ्रेस्टस संबंधित हैं। तो किससे संबंधित हैं? तो सर बॉटनी से संबंधित हैं, यानी कि वनस्पति विज्ञान से संबंधित हैं। आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 4, कि लेंस की शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है? आप सबों को मालूम है कि लेंस का जो शक्ति होता है उसका एसआई यूनिट होता है सर डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर।
और इसको हम लोग D से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि लेंस की शक्ति के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, तो सर P = 1/f लिखते हैं, जहाँ पे f क्या है सर, तो ये आपके लेंस का फोकस दूरी है या फोकल दूरी है। आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। पीछे के शिफ्ट में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, पीछे के शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत जनरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप सभी ने क्या जवाब दिया था, सर विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। अभी आपसे क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपके ऑप्शन में विद्युत जनरेटर जरूर रहा होगा, विद्युत जनरेटर जरूर रहा होगा। अगर विद्युत जनरेटर नहीं होगा तो ट्रांसफार्मर होगा। दोनों में से आपको जो मिले उसको टिक कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि विद्युत जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर और ट्रांसफार्मर दोनों किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो सर विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत को ही हम लोग शॉर्ट फॉर्म में EMI लिखते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसको बोलते हैं। और इसका खोज किसने करा था, तो सर मैंने कई बार बताया है, माइकल फ्राइडे नामक वैज्ञानिक ने EMI यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का खोज करा था। एक बार आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं, फिर और भी क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही आसान सा सवाल। क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा की इकाई है। आप सभी कहेंगे सर एम्पियर। बहुत ही आसान सा सवाल था, ध्यान में रखेंगे कि इसको हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि इलेक्ट्रिसिटी जो है या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपका बेस क्वांटिटी है, आधारी राशि है या व्युत्पन्न राशि है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर विद्युत धारा जो है ये आधारी राशि है। विद्युत धारा जो है ये क्या है सर, आधारी राशि है, यानी कि बेस क्वांटिटी है। ध्यान में रखिएगा कि बेस क्वांटिटी का जो यूनिट होता है वो क्या कहलाता है सर, बेस यूनिट कहलाता है, यानी कि मूल मात्रक कहलाता है। तो जो आपका एम्पियर है ये क्या है सर, ये आपका मूल मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। तो आप इस छोटे छोटे पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे कि अनावृत बीजी बीज का पेड़ कहलाता है। आपका ऑप्शन है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा, नग्न बीजी। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आपसे पूछा जा रहा है कि अनावृत बीजी बीज का पेड़ कहलाता है। अनावृत बीजी और आवृत बीजी ये दो प्रकार के क्या होते हैं सर, पौधे होते हैं। अनावृत बीजी पौधे वे पौधे होते हैं जिसके बीज के ऊपर में किसी भी तरह का लेयर नहीं होता है। जिसका बीज होता है वो क्या होता है सर, नग्न अवस्था में होता है, यानी कि उसके ऊपर में कोई लेयर ही नहीं होता है। और आवर्त बीजी बीज वो होते हैं जिसके ऊपर में लेयर होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अनावृत बीजी बीज का पेड़ कहलाता है। आपका ऑप्शन है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा। तो आप सभी को मालूम है कि प्लांट जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका पुष्पोविद और एक होता है आपका अपुष्पोविद। तो जो आपका अपुष्पोविद होता है इसको हम लोग क्रिप्टोगेमिया कहते हैं। और अपुष्पोविद में कौन आता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और पेट्रिडोफाइटा आता है। जबकि आपका जो फेनेरोगेमिया होता है वो पुष्पोविद होता है। और इसमें दो टाइप आते हैं, कौन कौन सा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिसमें से जिम्नोस्पर्म क्या होता है सर, नग्न बीजी वाला होता है। तो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि अनावृत बीजी बीज का पेड़ कहलाता है। आप सभी कहेंगे सर नग्न बीजी कहलाता है या जिम्नोस्पर्म कहलाता है। आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका ऊर्जा को किस में मापा जाता है, यानी कि आपके सेल में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, सेल से जो ऊर्जा निकलती है उसको किस में मापा जाता है। तो आप सभी कहेंगे सर एटीपी में मापा जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था, तो आप सभी कहेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में कुल कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि भारत में टोटल 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, जिसमें से 7 जो है वो क्या है आपका रनिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो आप इस दोनों ही पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि भारत में टोटल न्यूक्लियर पावर प्लांट कितने हैं, 22 हैं, जिसमें से रनिंग ऑपरेशनल पावर प्लांट कितने हैं, तो सर 7 हैं जो अभी रन कर रहे हैं, चल रहे हैं। ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे
पुराना पावर प्लांट कौन सा है या भारत का सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, तारापुर जो है वो भारत का सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा ही आसान सा सवाल, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, तो आप सभी कहेंगे सर सलीम अली को बोला जाता है। सलीम अली को क्या बोला जाता है, सर बर्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इससे संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो मेरे ख्याल से उसका सटीक जवाब दे सकते हैं। उम्मीद ये भी करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।